जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इंग्लिश में इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि छोटी से छोटी परीक्षाओं में और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में हर एक परीक्षा में इस मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को देश में स्वतंत्रता पूर्व तरीके से घूमने के लिए, उससे जीने के लिए और उसके मानसिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, नेचुरल है बिल्कुल, यानी मिलना ही चाहिए। ऐसे अधिकार जिनसे किसी व्यक्ति का मानसिक विकास जुड़ा हो, ऐसे अधिकार क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझिए, मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिनके द्वारा इंसान स्वतंत्रता पूर्व तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। ठीक है, अपने उसकी मानसिक अभिवृद्धि हो सकती है। वैसे ही अधिकार, अगर वो अधिकार ना हो तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है, अगर उसे जेल में बंद कर दिया जाए तो उसके अधिकार छिन जाएंगे। उसी तरह जिस व्यक्ति का मूल अधिकार छीन लिया जाएगा उसकी भी ज़िंदगी जेल की तरह हो जाएगी, एक चार दीवारी में कैद हो जाएगी। तो फंडामेंटल राइट इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखा गया है? तो पार्ट 3 में रखा गया है, यानी भाग 3 में। इससे पहले हम लोग भाग 2 और भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता। ठीक है, तो भाग 2 हमारा आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक था और भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, बिल्कुल चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, इसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। आप समझते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये नया एक वर्ड आया, मैग्ना कार्टा। समझते हैं ये मैग्ना कार्टा क्या है? तो ये वर्ड जो है ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड मैग्ना कार्टा फ्रेंच भाषा का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? ये घोषणा पत्र था, ये पहला लिखित घोषणा पत्र था इंग्लैंड के लोगों के लिए, उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों के लिए। ये पहला लिखित घोषणा पत्र कहाँ के लिए? इंग्लैंड के राजा ने सन 1215 में वहाँ की जनता के लिए पहली बार एक अधिकार, उनके अधिकार और स्वतंत्रता के लिए घोषणा पत्र जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। अब यही बात भारत के संविधान में व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार करता है। मौलिक अधिकार की भी हमें क्या करता है? स्वतंत्रता देता है, हमें कुछ अधिकार देता है। इसीलिए इसे भारत का मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे ये क्या है? मैग्ना कार्टा फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसे 1215 ईस्वी में ये घोषणा पत्र इंग्लैंड के राजा ने वहाँ की जनता के लिए जारी किया था। ठीक है, ये एक ऐसा घोषणा पत्र था जिसमें वहाँ की जनता को उनकी स्वतंत्रता और उनके कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक है, वही अधिकार फंडामेंटल राइट हमें देता है, यानी भारत के व्यक्तियों को देता है। इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब आपको बता दें, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मूल अधिकार जो लिया गया है, ये मूल अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा नहीं, बल्कि इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए का संविधान पूरी दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, तो यूएसए का संविधान पूरी दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का संविधान। यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं कहा जाता। वहाँ जो अधिकारों पर जो आर्टिकल या जो उनके संविधान में जगह दी गई है उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ध्यान से, यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स है उसी को अपनाया गया भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, और उसे फंडामेंटल राइट का नाम दिया गया। तो जिसे हम भारत में फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं, उसे यूएसए के लोग बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यूएसए के संविधान से ही ये जो मौलिक अधिकार है उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और वहाँ उसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। अब आगे समझते हैं इसे कहाँ तक रखा गया। इसे भाग 3 में रखा गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्या है? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब समझते हैं मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। टोटल 7 कैटेगरी में दिया गया है। क्या है वो? पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संपत्ति का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संपत्ति का अधिकार, और सातवां था आपका
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 करके इसे आज जो आप देख रहे हैं उसमें टोटल आज के हमारे संविधान में, कोई पूछे 2022 में भारत में कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 6 फंडामेंटल राइट। जब हमारा संविधान लिखा गया था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लागू कब हुआ था, तो जब भी मैं मूल संविधान बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। मूल संविधान का मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को फंडामेंटल राइट कितने थे, तो वो 7 थे। और आज के समय पर कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो 6 हैं। तो इन 7 में से ऐसा क्या हो गया कि एक को हटा देना पड़ा। एक अधिकार था हमारे पास जो हमारा छठा मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो टोटल अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिस इन सभी में ये 6 हैं, इनमें से एक हटा दिया गया। जो 7 थे उनमें से एक हटा दिया गया। कौन सा, संपत्ति का अधिकार, और किस संविधान संशोधन के तहत। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 को हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकार कम कर दिया गया था। अब जो हटाए हैं उसे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो जो संपत्ति का अधिकार यानी जो छठा मौलिक अधिकार हटाया गया था उसे आर्टिकल नंबर 300 का ए में रख दिया गया, ठीक है। अब जैसे इसे आर्टिकल 300 का ए में रख दिया गया, जरा समझिए, जो भी आर्टिकल 12 से 35 के अंदर हैं वही ना मौलिक अधिकार कहलाएंगे। उसके अलावे तो चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। अब बताइए यहाँ 35 तक में अगर इसे रखा जाता तो ये मौलिक अधिकार ही रहता, ठीक है। लेकिन चूंकि इसे 35 से आगे कर दिया गया, 35 से आगे कहाँ, 300 का काम है, इसलिए ये भारत का क्या बन गया, भारतीय संविधान में इसे संवैधानिक अधिकार कहा गया, या इसी को विधिक अधिकार बोला जाता है। संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार, ठीक है। तो ये क्या है, ये भारत का एक संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार आज के समय में आर्टिकल 300 का ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, और वो हमारा एक लीगल राइट बन चुका है, ना कि एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब देखिए, मूल अधिकार नैसर्गिक है। अब नैसर्गिक का मतलब क्या है, नैसर्गिक का मतलब ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये हमें किसी से लेना नहीं पड़ेगा कि बॉन्ड साइन कराना पड़ेगा। अगर आप भारत के नागरिक, भारत में हैं, भारत में जन्म लिए या भारत में हैं, कहीं से भी बाहर से भी आते हैं, तो तुरंत आपको भारत की नागरिक, मतलब भारत में मूल अधिकार आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर भारत में अगर जो बच्चा जन्म लिया, ऐसा नहीं है कि ये कोई नागरिकता संबंधी अधिकार नहीं है कि इसके लिए आपको 18 साल की उम्र का होना जरूरी है। आप पैदा हुए हैं, जिस दिन से कोई बच्चा हमारे देश में पैदा हुआ है उस दिन से उसे भारत के संविधान में जो जो अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार, वो सब उसे मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये नागरिकता संबंधी अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, नेचुरल है, ये देना ही पड़ेगा। और ये कोई सरकार नहीं देगी कि अब देगी अब नहीं देगी, ये आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। आगे समझते हैं। नैसर्गिक मतलब, ये मूल अधिकार कैसे अधिकार है, तो नैसर्गिक है। अप्रतिदेय है। अप्रतिदेय का मतलब क्या होता है, ये किसी को दे नहीं सकते हम, ये हमसे मतलब कि आपका मन करे, आप नहीं रखना चाहते मौलिक अधिकार, ठीक है, आपको नहीं रखना है, ना आपको लोगों में समानता चाहिए, ना आपको स्वतंत्रता से घूमना है, तो आप किसी को ऐसा नहीं कि किसी को दे देंगे तो चलो मेरा मूल अधिकार तुम रख लो, ठीक है। अप्रतिदेय। आगे पढ़ते हैं। प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। इसका मतलब क्या है, मूल अधिकार को इन्फोर्स कर सकते हैं। कब, अगर कोई भी व्यक्ति आपका मूल अधिकार का हनन कर रहा है या कोई संस्था आपके मूल अधिकार का हनन कर रही है, कोई भी व्यक्ति अगर आपके मूल अधिकार, आप घूमने जा रहे हैं तो आप पर रोक लगा रहा है, पाबंदी लगा रहा है, बस कानून के दायरे में रहते हुए, ठीक है, तो आपके मूल अधिकार वैलिड रहेंगे, ठीक है। और अगर आपके मूल अधिकारों पर कोई भी आपके मूल अधिकारों को रोक रहा है, ठीक है, उससे आपकी आज़ादी के, आपको बोलने नहीं दे रहा है, आपको आज़ाद तरीके से रहने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है। अब कोर्ट में मुकदमा करने का मतलब ये वाद योग्य है, यानी इस पर वाद विवाद कर सकते हैं, इस पर बहस छिड़ेगी, इस पर मुकदमा चलेगा, ठीक है। और मुकदमा कहाँ चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चलेगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है।
मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। अब ये लाइन आपको अभी नहीं समझ में आएगी, ये लाइन जब हम आर्टिकल 12 और 13 पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। ये लाइन आपको जब हम लोग आर्टिकल 12 और 13 पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। अब आगे समझते हैं, मूल अधिकार क्या कभी सस्पेंड हो सकते हैं, कभी रोके जा सकते हैं, क्या इन्हें कभी इनवैलिड किया जा सकता है? जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो पढ़ाया गया कि मूल अधिकार हमारे बचपन से ही आ जाता है, जब से हम पैदा हो जाते हैं हमें सारे मूल अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है। हो सकता है, समस्याएं हो सकती हैं। आप पूरे देश में कभी घूम नहीं सकते हैं, कब, या पूरे देश में सब कुछ समान रूप से नहीं हो सकता है। मान लीजिए कभी देश में युद्ध हो रहा हो, ठीक है, देश एक बड़ी समस्या में, देश पहले अपने आप को बचाए कि आपके मूल अधिकारों को ध्यान दे, तो उस कंडीशन में आपके मूल अधिकार क्या कर लिए जाएंगे? छीन लिए जाएंगे, कुछ समय के लिए सस्पेंड करेंगे। कौन सस्पेंड करेगा, निलंबित करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे, भारत के प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। कब? तो जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी। जैसे ही आपको बता दें, ये इमरजेंसी यानी कि आपातकाल एक टॉपिक है पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, आर्टिकल 352। जब जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होता है, आपका इसी मूल अधिकार में एक आर्टिकल 19 है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? सस्पेंड कर जाता है। यानी आप जिस समय देश में नेशनल इमरजेंसी जारी होगी, लागू हो जाएगी, उस समय आप पूरे देश में कहीं भी घूम नहीं सकते, कहीं भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, ठीक है। आप कहीं भी संपत्ति नहीं खरीद सकते, यानी पूरा का पूरा आर्टिकल आर्टिकल 19 कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा, जब तक वो समस्या हट नहीं जाती, यानी नेशनल इमरजेंसी हट नहीं जाती है, ठीक है। और समय समय पर उसे बढ़ाया भी जा सकता है। आप याद रखिए, जब नेशनल इमरजेंसी होगी, यानी देश में कुछ इमरजेंसी, कोई आपदा आ जाएगी, तो उस समय आपके मौलिक अधिकारों को रोकना पड़ेगा। याद करिए, अभी इससे पहले 2 साल पहले कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन, आपके कई सारे मूल अधिकार छीन ही लिए गए थे, आप बाहर नहीं निकल सकते थे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप कोरोना का समझिए, आपके बिल्कुल पास का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोरोना में आपके बहुत सारे मूल अधिकारों को कम कर दिया गया था, ठीक है। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? अगर मान लीजिए सरकार जानबूझकर आपके मूल अधिकारों को कम कर रही है, तो आपको बचाएगा कौन? तो आपको बचाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट और आपके पास वाली संस्था हाई कोर्ट। ये दोनों ही क्या है? मूल अधिकार के रक्षक हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। याद रखिए, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 मूल अधिकार से संबंधित चीज़ों को बताते हैं, ना कि ये आपके मूल अधिकार को बताते हैं। आपका मूल अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक है। तो आर्टिकल 12 में जो मूल अधिकार है उसके संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में क्या क्या बताया गया है? तो जो मूल अधिकार हम पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में हमें राज्य के यानी स्टेट के बारे में पढ़ना है। अब ये राज्य या स्टेट है क्या? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मणिपुर, इसकी बात नहीं कर रहा। मूल अधिकार के संबंध में स्टेट वो सभी संस्थाएं हैं जो कुछ कानून बना सकती हैं, देश में उनसे उनका शासन चलता है, ठीक है, उनके पास कुछ अधिकार हैं, लीगल राइट्स हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। अब इन्हीं स्टेट को संविधान में कैटेगरी वाइज रखा गया है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, यानी हमारी केंद्र सरकार और संसद एक स्टेट है। स्टेट गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर, इसका मतलब राज्य सरकार है, और साथ ही साथ विधानमंडल, ये भी क्या है? स्टेट है। साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत, नगर पालिका, ये भी क्या है? एक स्टेट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि स्टेट के अंडर में कौन कौन आती है? वे सभी संस्थाएं। अब ये सभी संस्थाएं तो संविधान में है, इनका उल्लेख संविधान में है, लेकिन वे सभी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जिनके बारे में हमें संविधान में नहीं बताया गया है, वो सभी संस्थाएं जो गैर संवैधानिक हैं, वो कोई भी प्राइवेट एजेंसी हो सकती है, तो वो भी क्या हो सकती हैं? एक स्टेट का हिस्सा हो सकती हैं, यानी वो भी एक स्टेट होंगी, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो सेल हो, ठीक है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो। ऐसी एजेंसी जो कुछ अथॉरिटी होती है, जिसके पास जो कुछ देश में शासन करती है, देश को चलाती है, ठीक है, वो सारी संस्थाएं जो स्टेट के अंदर आती हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो सभी प्राइवेट एजेंसी भी क्या है? स्टेट का पार्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में गया स्टेट है। तो आर्टिकल 12 कहता क्या है? मेनली ये कहता है कि कोई भी स्टेट, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या वो चाहे कोई लोकल अथॉरिटी हो, या एयरपोर्ट अथॉरिटी, या कोई भी देश में प्राइवेट अथॉरिटी है, तो वो आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। वो ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना सकती है जिससे कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसको थूरेगा, ठीक है। समझ जाइए, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता
जो आपके मूल अधिकार यानी आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक आपके किसी भी मूल अधिकार को ठेस पहुंचाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत खड़ा होगा और उस संस्था को उखाड़ फेंकेगा। ठीक है, समझ जाइए इस चीज़ को, यही कहता है आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में मेनली राज्य की परिभाषा है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के तहत जो भी हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर उसकी वजह से हम किसी और दूसरे के अधिकारों को हनन कर रहे हैं तब दिक्कत है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई आपका अधिकार तो ठीक है, आपका अधिकार है मौलिक अधिकार, आप उसका यूज करिए, घूमिए, सभा करिए, देश में कहीं भी घूमिए, कहीं भी रहिए, समानता से रहिए, हर चीज़ का फ़ायदा उठाइए, लेकिन आपका मौलिक अधिकार वहीं तक है जहाँ की दूसरे का मौलिक अधिकार पर हनन नहीं। अब आपका मौलिक अधिकार है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ किसी को भी अभिव्यक्ति है, आपको बोलने की आज़ादी है, तो ऐसा थोड़ी कि आप किसी को गरिया देंगे। ठीक है, या आपको घूमने की आज़ादी है तो आप किसी घर में थोड़ी ऐसे घुस जाएंगे। तो आपका अधिकार वहीं तक है जहाँ के दूसरे का मौलिक अधिकार ना, उसको मौलिक अधिकार को ठेस ना पहुँचे। इसलिए आर्टिकल 13 के तहत ऐसे ऐसे जो मौलिक अधिकार जो असंगत हो सकते हैं दूसरे के लिए, तो उन पर क्या लगाया गया, अल्पीकरण, उन पर लगाम लगाई गई। लगाएगा कौन, वो चाहे स्टेट ऐसा कोई कानून बनाए जिससे लोगों के मौलिक अधिकार पर हनन हो, कोई भी स्टेट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई अथॉरिटी हो, अगर वो ऐसे कानून बनाती है जिससे हमारे मूल अधिकारों पर कुछ हनन हो रहा है तो उस स्टेट पर भी रोक लगाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इस आर्टिकल 13 को 4 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ना है। तो आर्टिकल 13 का फर्स्ट सेक्शन कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो हमारे संविधान लागू होने से पहले बना हुआ है, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले बना हुआ कोई भी कानून लागू रहेगा संविधान लागू होने के बाद भी, लेकिन उसका वही पार्ट लागू रहेगा जो मूल अधिकार को हनन नहीं करेगा। यानी अभी जो संविधान में मूल अधिकार की चर्चा है, अगर ये जो संविधान लागू होने के पहले कानून थे भारत में, अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए थे, जो अच्छे कानून थे हमने उन्हें एक्सेप्ट किया, और जो बेकार थे उन्हें हम वॉइड मतलब कर दिए, नल एंड वॉइड कर दिए, प्रभावहीन कर दिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी कानून जो संविधान लागू होने के पहले लागू थे वो बाद में भी लागू रहेंगे, लेकिन उनका अगर कोई भी पार्ट मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचाता, जो पार्ट मूल अधिकार को ठेस पहुंचाएगा सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस नियम कानून को ख़त्म कर देगा। ठीक है, यही कहता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो एक पर्सनल लॉ था। पर्सनल लॉ हर धर्म के लिए होता है, जैसे हिंदुइज्म में हिंदुओं का कुछ कानून है, इस्लामिक लोगों का अलग कानून है, शरिया का कानून लगता है। ठीक है, तो उन लोग में हर धर्म का अलग कानून है क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लिए समानता है। ठीक है, तो पर्सनल लॉ में जो इस्लामिक कानून थे वो बड़े सख्त थे। उनमें एक कानून था तलाक पर। तलाक पर उनके 3 कानून हैं। 3 तलाक में 3 कानून हैं, तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बिद्दत। तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि 3 तलाक ख़त्म कर दिया गया। तो 3 तलाक में 3 कैटेगरी थी, उसमें से केवल एक कैटेगरी ख़त्म की गई है, तलाक़े बिद्दत। उसे मतलब वो तुरंत वाला तलाक था, इंस्टेंट 3 तलाक। यानी उसके तहत क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर 3 बार किसी महिला को तलाक बोल देता था तो उस महिला को तलाक देना पड़ जाता था। ये बड़ी समस्या थी। तो मुस्लिम औरतें सायरा बानो ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर रेट। तो भाई सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आया कि भाई इसमें इस 3 तलाक के मैटर में आदमियों को तो अधिकार मिल रहा है, लेकिन औरतों का अधिकार, मौलिक अधिकार छीन रहा है। तो जहाँ भी ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार को छीनेगा, आर्टिकल 13 का फर्स्ट सेक्शन कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो पहले लागू हुआ है, अगर वो मौलिक अधिकार पर ठेस पहुँचाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ख़त्म कर देगा। ठीक है, और एक एजुकेशन एक्ट भी आया था। एजुकेशन एक्ट 1930 में आया था। ये भी आज़ादी के पहले आया था, अंग्रेजों ने लाया था। इसके तहत चेयरमैन की नियुक्ति, प्रिंसिपल की नियुक्ति, प्रोफेसर की नियुक्ति, कैसे कोई स्टूडेंट पढ़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इन सभी में एक ऐसा एक्ट था जिसमें ये बताया गया था एजुकेशन एक्ट में कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट के लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये बड़ा बेकार कानून था। तो अब बताइए, भारतीय संविधान में सबको समानता दी गई है और यहाँ कहा गया है कि पर्टिकुलर किसी एक जाति के लोग नहीं पढ़ सकते हैं या उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले सकते हैं। तो इस एजुकेशन एक्ट में बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना रहा था, लेकिन एक जो था वो मूल अधिकार को ठेस पहुंचा रहा था, इसलिए उस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 13 का 2 देखते हैं। आर्टिकल 13 का फर्स्ट कहता था कि जो भी कानून संविधान लागू होने के पहले लागू हुए थे, अगर वो अच्छे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर उनके कोई भी कानून मौलिक अधिकार को ठेस पहुँचा रहे हैं तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 का सेक्शन 2 कहता है कि संविधान लागू होने के बाद भी कोई ऐसा कानून
अगर संसद कोई कानून बनाती है, अगर वो संविधान में मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचाता तो वो कानून लागू रहेगा, लेकिन अगर वो मूल अधिकार को ठेस पहुंचाएगा तो उस कानून को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, और वो करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद है ये समझ में आएगा। अब हम लोग आर्टिकल 13 का सेक्शन 3 और 4 देखें। आर्टिकल 13 के सेक्शन 3 में केवल लॉ को परिभाषित किया गया है, यानी लॉ की परिभाषा बताई गई है, डिफिनीशन दी गई है कि हम किसे कहेंगे कि ये एक नियम, एक कानून है। तो संसद या विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी नियम कानून हो सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेंगे वो भी एक कानून हो सकता है। शासकीय आदेश, जो भी शासन के थ्रू अथॉरिटीज़ हमें आदेश देंगे वो भी किसके थ्रू, वो भी क्या लॉ की कैटेगरी में आएगा, विधि ही होगा। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल 13 का सेक्शन 4 देखते हैं। आर्टिकल 13 का सेक्शन 4 बताता है, इसमें पहले हम ये समझते हैं कि इसमें ये हमें समझना है कि देश में पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा है कि जुडिशरी की पावर ज़्यादा है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है। तो इसको समझने के लिए हमें कई सारे केसेस देखने पड़ेंगे। सबसे पहला एक केस आया था शंकरी प्रसाद का केस, जिसमें जो आया था 1951 में। उसमें यही केस था कि भाई जो हमारा मौलिक अधिकार है, क्या वो संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है? तो उसमें बताया गया था, उसका सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन था कि जी हाँ, अगर कुछ कारण हो जाता है जिसके तहत उसमें मौलिक अधिकारों में कुछ संविधान संशोधन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, लेकिन गोलकनाथवाद आया। कब आया? तो 1967 में आया गोलकनाथवाद। ठीक है, ये 1967 में आया और ये दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ यानी बेंच थी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि नहीं, मौलिक अधिकार जो हैं यानी फंडामेंटल राइट्स वो आर्टिकल 368 में नहीं आते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 368 अफेक्ट नहीं करता है। इसने उल्टा जवाब दे दिया। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ, जो आर्टिकल 13 का सेक्शन 4 ही यही बताता ही है कि ये, मतलब आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल 13 का सेक्शन 4 जुड़ा कैसे, तो यही 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत ये कहा गया कि आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं करता है, यानी हम उसे हम मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन के अंदर नहीं रखते हैं। लेकिन 1973 केशवानंद भारती केस आया। इसने तो सारा पलट करके रख दिया। इसने सही डिसीजन दिया और इसी का डिसीजन आज के समय पर सर्वमान्य है, ना ये आर्टिकल 13 का 4 न कुछ। इसने कहा कि संसद मौलिक अधिकार या संविधान के किसी भी भाग का संविधान संशोधन कर सकती है, कोई भी नियम कानून संविधान में बना सकती है, उसे कम कर सकती है, उसे हटा सकती है, लेकिन इसके नियम कानून, संसद जो नियम कानून बनाएगी उसके तहत कोई भी संवैधानिक ढांचों में, यानी कि संविधान के आधारभूत ढांचों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। समझिए फिर से, केशवानंद भारती वाद 1973 में 13 जजों की बेंच बैठी थी इस पर, और इसने बताया कि संविधान पर कोई भी संविधान संशोधन करने के लिए संसद मतलब उसके लिए सामर्थ्य है। संसद कोई संविधान से रिलेटेड कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है, कोई भी नया नियम बना सकती है, उसमें नियम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वो नियम कानून जो संसद बनाएगी वो संविधान के मूल ढांचे को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको उखाड़ फेंकेगा। एग्जाम्पल के आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। तो मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोलेजियम व्यवस्था के तहत नहीं, अब हम एक नया व्यवस्था लाएंगे जिसे न्यायिक नियुक्ति आयोग कहा गया। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट लाए मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा अच्छा, तो आप फिर से वही काम कर रहे हैं, आप नियम कानून बनाइए लेकिन संविधान के मूल ढांचों को छोड़कर, उनके आधारभूत ढांचों में कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अगर आप कुछ ऐसा नियम कानून बनाते हैं तो हम उस नियम कानून को तुरंत फाड़ देंगे। यही किया और न्यायिक नियुक्ति आयोग को बंद कर दिया गया, ये नियम ही नहीं बना। ठीक है, और नियम फिर वही कोलेजियम व्यवस्था के तहत आज भी जजों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कानून जो कि संविधान के मूल ढांचे को इफेक्ट नहीं करेगा, आप, यानी कि इससे हमें यही समझ में आता है कि मूल अधिकारों पर संविधान संशोधन हो सकता है। सीधी सी बात है, जब जरूरत पड़ेगी संविधान संशोधन होगा, लेकिन बस वो मूल ढांचों को इफेक्ट ना करें। अगर करेंगे तो ऐसा कोई संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 समझ में आ गया होगा। यही बहुत लंबे आर्टिकल हैं, आप ये दोनों समझ में आ गया ना, तो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बड़े लेवल पर पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।